हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग MTS इंग्लिश का पेपर कर रहे हैं और प्रीवियस पेपर ये है 2022 का और ये हुआ था मई में, मतलब 2 मई से 20 जून के बीच में ये पेपर हुआ था, जिसमें 2 मई का पेपर हम लोग तीनों शिफ्ट वाला ऑलरेडी लगा चुके हैं। अब शुरू किए हैं 3 मई का और 3 मई में पहली शिफ्ट का पेपर हम लोग कर चुके हैं। तो आज ये 5वां पेपर है। 5वें पेपर में शिफ्ट थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है और अभी जो हम पेपर करने जा रहे हैं वो 3rd शिफ्ट का पेपर है। 2nd शिफ्ट बीच में मिसिंग है, ठीक है। तो शिफ्ट 2 3 मई का 1st शिफ्ट हम करा दिए और 2nd शिफ्ट अभी नहीं कराए हैं, 3rd शिफ्ट करा रहे हैं। ये 3:30 से 5 बजे वाला पेपर है। 2nd शिफ्ट पेपर अभी रुक गया है, वो कल करा दूंगा। एक्चुअली वो PDF फॉर्म में तैयार नहीं था। ये 3rd शिफ्ट वाला पहले तैयार हो गया था तो ये पहले करा दे रहे हैं, इसलिए टाइमिंग और नंबर डाल दिया। अगर आपको मिलाना हो या अपने से किसी का पेपर रहा हो तो टाइमिंग मैंने वही डाल दी है। डिस्कशन नंबर 5 भी है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा कि डिस्कशन नंबर 5 भी है, लेकिन ये पेपर की जो शिफ्ट है वो 3rd शिफ्ट की है, इसलिए लिख दिया। बाय द वे मिलाना हो तो उस केस के लिए। तो PDF आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। PDF इसी के साथ में अटैच्ड है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए तो आप रोज़ का रोज़ मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन हम लोग और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये पहला क्वेश्चन रहा और पहले ही क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, एरर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई, ठीक है। तो चलो निपट लेते हैं, एरर से भी निपट लेते हैं। लिखा है कि सोप रिमूव्स ट्रेसेस ऑफ पेस्टिसाइड्स। जो साबुन है वो पेस्टिसाइड के जो ट्रेसेज होते हैं, पेस्टिसाइड मतलब खरपतवार नाशक। सपोज आप खेत में पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं, ठीक है ना, तो साबुन उसको साफ कर देता है। और हैवी मेटल्स मतलब पेस्टिसाइड को और हैवी मेटल्स को भी उसके ट्रेसेस को साफ कर देता है। दैट मीन जिसे कि हैंड सैनिटाइजर कैन लेफ्ट बिहाइंड, जिसको कि हैंड सैनिटाइजर नहीं साफ कर पाता, छोड़ देता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा सैनिटाइज़र यूज़ करते हो, जिन्हें लगता है कि सैनिटाइज़र यूज़ करने से हाथ एकदम साफ़ हो जाएगा, तो भैया वो लोग समझ लो कि सैनिटाइज़र से वायरस बैक्टीरिया साफ़ हो सकता है। जो पेस्टिसाइड वगैरह होते हैं ना, जो मतलब नुकसानदायक दवाई हैं, केमिकल्स हैं, वो उससे नहीं साफ़ होते हैं सैनिटाइज़र से। उसके लिए आप साबुन लगा कर धोइए, ठीक है। ये तो हुई बात आपके सेहत की। अब बात आती है आपके एग्ज़ाम की। तो यहाँ देखो क्या लिखा है कि जिसको कि सैनिटाइजर कैन लेफ्ट बिहाइंड। तो अभी एक दिन और पहले बात हुई थी कि मॉडल वर्ब जब भी कोई आ जाती है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आर, टू, यूज टू, ये सब, ठीक है ना। आज 2 क्वेश्चन है मॉडल वर्ब पे, याद रखिएगा। एक अभी बता रहा हूँ, अभी एक थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा। ये कैन है और यूज्ड टू क्या होती है बताओ। मैंने बोला था ना कि यूज्ड टू भी एक मॉडल वर्ब होती है। तो इन सब के साथ क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी तो कैन मिल जा रही है, अभी थोड़ी देर बाद आपको यूज्ड टू मिलेगी। दोनों के साथ क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। अभी जब वहाँ आएंगे तो फिर आपको एक बार यही बात याद दिलाएंगे। तो ये कैन लगा हुआ है, कैन के साथ ये लेफ्ट तो गलत हो जाएगा ना। कैन के साथ क्या लगना चाहिए, लीव लगना चाहिए। समझ गए ना बात को। तो अब आप बताइए कि आपका आंसर इसमें से कौन होना चाहिए। ये लिखा है कैन लेफ्ट बिहाइंड, तो यही आपका आंसर होगा। ये गलत हो गया। चलें आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 में क्या कह रहे हैं कि एक वर्ड बताओ जो इस स्टेटमेंट को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, ठीक है, जो इसकी जगह पर लग जाए। तो क्या लिखा हुआ है, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड। क्या लिखा है, कैन नॉट बी हर्ड। ऐसी आवाज़ जो हम सुन नहीं सकते, मतलब वो 20 हर्ट्ज के नीचे हो। ह्यूमन बीइंग के लिए लिखा है 20 हर्ट्ज होता है ना, हमारे सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से नीचे नहीं सुन पाते हैं। तो अगर आवाज़ 20 हर्ट्ज के नीचे है, ठीक है ना, तो हम उसको सुन नहीं पाएंगे। तो उसको क्या कहते हैं। अच्छा, सुनने से रिलेटेड एक वर्ड होता है ऑडियो। जब भी ये लगा हो कहीं पर, ऑडियो मतलब क्या होता है ना, सुनना। तो ये इसके पहले लगा दो, सुन नहीं पाएंगे तो इन लग जाएगा, ठीक है ना, इनऑडिबल। अब यही जो ऑडियो है उसको BLE लगा दो, एडजेक्टिव बन जाएगा, ऑडिबल हो जाएगा। ऑडियो से बना है ऑडिबल, सुनने लायक, इन लगा दिया, इनऑडिबल, जिसको हम सुन नहीं सकते। तो ये रहा आपका आंसर, इनऑडिबल। बाकी को जो ऑप्शन है उनको भी देख लो, किसी दिन वो क्वेश्चन में आ गए। तो डेलिबल, तो डेलिबल वर्ड, पहले इसके रूट में चलो। डेलिबल वर्ड किससे बना है, डिलीट से बना है। डिलीट करते हो, जब आपके मोबाइल में कोई डाटा डिलीट करते हो तो क्या करते हो, मिटा देते हो ना। तो डेलिबल मतलब जिसको मिटाया जा सकता हो, जिसको डिलीट किया जा सकता हो। और इनडेलिबल मतलब जिसको डिलीट नहीं किया जा सकता, वो अमिट होता है।
ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? स्वायत्त होता है। ऑटोनोमस मतलब क्या होगा? सेल्फ गवर्नड होगा। आपको किसी डिसीजन के लिए दूसरे पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। यू आर सेल्फ डिपेंडेंट। ऑटोनोमस होता है, स्वायत्त कहते हैं। इनऑडिबल की बात हो चुकी है। ऑडेसियस का मतलब क्या होता है? ऑडेसियस थोड़ा सा ढीठ टाइप का आदमी होता है। बोल्ड होगा, और केवल बोल्ड नहीं होगा, बोल्ड के साथ बेशरम भी होता आता है। तो ढीठ या जिद्दी टाइप के लोगों को ऑडेसियस कहा जाता है। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में देखो ये खाली जगह मिल गई, पढ़ो जरा। देखो लिखा है पोटैटो मिल्क। पोटैटो मिल्क मतलब मिल्क के बारे में आपने कितना सुना होगा? बहुत सारे मिल्क नहीं। आप लोगों को मतलब गाय का, भैंस का, बकरी का, इन सब का दूध आप समझ रहे हैं। पोटैटो मिल्क भी होता है। ठीक है, तो पोटैटो मिल्क इज डैश अनदर ऑप्शन फॉर दोज वांटिंग एन अल्टरनेटिव टू काउज मिल्क। मतलब पोटैटो उन लोगों के लिए एक दूसरा ऑप्शन हो सकता है जो लोग काउ मिल्क का विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो जो लोग काउ मिल्क का विकल्प ढूंढ रहे हैं उनके लिए पोटैटो मिल्क एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो क्या करोगे? इज येट अनदर ऑप्शन की, सो अनदर ऑप्शन की, बट एन अनदर ऑप्शन की, अल्दो एन ऑप्शन। तो ये नहीं लगता, येट एन अनदर ऑप्शन। अनदर के साथ में क्या लगाओगे? येट लगता ही है, वो फिक्स है, उसके साथ इनकी सगाई होके आई है ऊपर से, समझ गए ना? हाँ, तो येट अनदर ऑप्शन मतलब क्या हुआ? इसको कहते हैं ये भी एक ऑप्शन है। तो येट ही लगता ही है, इस केस में ये वाला लगाओ। आगे आ जाओ, इसको नोट करके रखना, कभी काम आएगा। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है कि एंटोनीम बताना है। सबसे पहले यहाँ फोकस करो, एंटोनीम बताना है किसका? ये जो अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक, अंडरलाइन किया है ये चेरिश्ड गोल। अब सेंटेंस को पढ़ो, देखें यहाँ इसकी मीनिंग क्या है। लिखा है सोशल जस्टिस हैज़ बीन वन ऑफ द चेरिश्ड गोल्स ऑफ द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के जो निर्माता थे उनके मन में, उनके जो अंदर जो चेरिश्ड का मतलब जो उनका एक लक्ष्य रखा था उन्होंने, गोल मतलब चेरिश्ड गोल उनका जो था, वो बहुत सारे चेरिश्ड गोल्स में से एक गोल क्या था? सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, उनके मतलब पसंदीदा लक्ष्यों में से एक था। तो यहाँ चेरिश्ड का मतलब क्या होता है? मोस्ट प्रेफर्ड। क्या हो जाएगा? मोस्ट प्रेफर्ड या मोस्ट लाइक्ड, जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद था, सबसे ज़्यादा पसंदीदा, आप ये कह सकते हो उसको पसंदीदा, सब लोगों को पसंद था। सामाजिक न्याय को एक मतलब सामाजिक न्याय कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूर होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का जो लक्ष्य है, उसका जो गोल है, वो होना चाहिए सामाजिक न्याय। तो चेरिश्ड का मतलब क्या हुआ? बहुत पसंदीदा, फेवरेट हो जाएगा या प्रेफर्ड हो जाएगा। तो चलो यहाँ देखो, एक लिखा है रियलिस्ट। ठीक है, अच्छा बताना एंटोनीम है, याद रखिएगा। रियलिस्ट का मतलब वही हुआ पसंदीदा, मतलब मोस्ट फेवरेट कह सकते हो, या मोस्ट लाइक्ड कह सकते हो, मोस्ट प्रेफर्ड कह सकते हो। वैल्यूड का मतलब क्या हुआ? जिसको हम सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हो, तो ये भी सिमिलर में ही आ गया। डिस्पाइट का मतलब जिसे हम हेट करते हैं, जिसे हम चिढ़ते हैं, जिससे हमको नफरत हो। तो अब ये पसंदीदा हो गया, और ये क्या हो गया? जिससे हमें सबसे ज़्यादा नफरत है, तो ये एंटोनीम तो हो गया। ट्रेजर्ड का मतलब क्या हुआ? जिसको हम एक खजाने की तरह सजो के रखते हैं, तो वो भी वही हो गया। चेरिश्ड का सिमिलर ही करीब हो गया। तो ये सब तो सिमिलर हो गए, इकलौता बचा एंटोनीम कौन सा? जिसमें हम नफ़रत की बात कर रहे हैं। तो ये चौथे का तीसरा हो गया। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर भाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? देखो फिर वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। किसका? ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लो। समथिंग दैट इज़ नेसेसरी और क्रूशियल, कोई ऐसी चीज़ जो हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। समथिंग दैट इज़ नेसेसरी फॉर आवर एग्जिस्टेंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ क्रूशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस। जिसके मतलब हुआ कि ऐसी चीज़ समथिंग विदाउट विच वी कैन नॉट डू, जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल का मतलब हुआ समथिंग दैट वी कैन नॉट डू विदाउट, जिसके बिना हमारा काम ना चले। जैसे मोबाइल फ़ोन है, सेल फ़ोन है, आज हर आदमी के लिए क्या हो गया? इंडिस्पेंसेबल। लोगों का इसके बिना काम नहीं चल रहा है, और अगर चल जाए तो आपसे ज़्यादा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। लोग, एक विडम्बना है, लोग समझते हैं हमारे पास फ़ोन नहीं है, बड़े अभागे हैं। लेकिन अगर आप सुकून और चैन चाहते हो, तो जिसके पास फ़ोन नहीं है वो सबसे ज़्यादा सुकून में है। हाँ, अब वर्ल्डली अगर प्लेजर में देखो या मटेरियलिज्म में देखोगे तो नहीं है उसको खुशी, लेकिन सुकून, अगर मेंटली सुकून चाहते हो तो जिसके पास फ़ोन नहीं है उसी को मेंटली सुकून है। अच्छा, बाकी और वर्ड्स देख लो, आंसर तो आपका हो गया ये।
ऑप्शन। और देखो ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, ट्रिवियल का मतलब होता है कि मतलब अनइम्पोर्टेंट कह सकते हो, इनसिग्निफिकेंट या अनइम्पोर्टेंट, जिसकी बहुत कम वैल्यू होती है, बहुत मामूली, मामूली ये वर्ड आपने सुना होगा ना, मामूली सा, ठीक है, तुच्छ, तुच्छ ठीक नहीं है, मामूली सा, ठीक है, मतलब बहुत लेस इम्पोर्टेंट या अनइम्पोर्टेंट कह सकते हो। इंडिस्पेंसेबल तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिसके बिना हमारा काम ना चले। ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है, हम उसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी का मतलब जो हमारे लाइफ में सहायक होता है, जिसे मोबाइल फ़ोन ही है, वो इंडिस्पेंसेबल भी है और ऑक्सिलरी भी हमारी लाइफ में वो हेल्पफुल होता है। पेडांटिक ये तो भर भर के भैया एसएससी वालों को लगता है 2023 का वर्ड डिक्लेयर कर देना चाहिए पेडांटिक को। कोई एग्ज़ाम नहीं बचा है जिसमें ये पूछा नहीं जाता, और कई कई बार। पेडांटिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ज्ञान का दिखावा करता है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर आपका कौन सा था, इंडिस्पेंसेबल था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी क्या बताना है, नो एरर बतानी है। पढ़ो। द पुलिस रिलीज्ड अ स्टेटमेंट, पुलिस ने एक बयान जारी किया है, एक स्टेटमेंट जारी किया है, सेइंग, जिसमें ये कहा गया है कि दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट विशियस, विशियस मतलब क्या हुआ, पापी, दुष्ट टाइप का, मतलब भयानक, बुरा कह सकते हो। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट विशियस अटैक, मतलब ये सबसे खतरनाक, सबसे विशियस अटैक में से एक था, वी हैव एवर सीन, जो हमने कभी देखा है। तो ये क्वेश्चन भी तो बहुत बार आ चुका है CHSL में, ये क्वेश्चन इस टाइप का बहुत बार आया है। जिन लोगों ने CHSL का डिस्कशन किया है उनको याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं फिर से बता रहा हूँ। जब भी हम लोग कहते हैं वन ऑफ, तो वन ऑफ के बाद हमेशा कैसा नाउन होगा, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। जब ये कहते हो कि वन ऑफ माई फ्रेंड, यार एक ही दोस्त होता है, अगर होगा तो उसमें से वन ऑफ कैसे कह सकते हो। वन ऑफ द क्वेश्चन, अब एक ही क्वेश्चन होगा तो उसमें वन ऑफ कैसे कर सकते हो, बताओ। वन ऑफ द क्वेश्चंस मतलब जब वन ऑफ लगाओगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मस्ट बी मोर देन वन, तभी तो उसमें से वन ऑफ कर पाओगे। तो हमेशा वन ऑफ के बाद जो ये नाउन होगा वो प्लूरल में होगा। तो यहाँ लिखा है वन ऑफ, वन ऑफ के बाद यहाँ क्या लिखा है, मोस्ट विशियस अटैक। तो अटैक नहीं होना चाहिए ना, अटैक्स होना चाहिए, मतलब कई सारे अटैक्स हुए हैं, इनमें सबसे ख़राब वाला ये था। तो जहाँ अटैक है, अटैक्स शुड हैव बीन अटैक्स, तो यहाँ अटैक्स होना चाहिए था। कहाँ है ये आंसर, देख लो ज़रा, यहाँ लिखा है अटैक, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर होना चाहिए, वन ऑफ द लिखा है ना, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट विशियस अटैक्स, यहाँ होना चाहिए था। थर्ड आंसर हुआ। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली, ध्यान देना क्या बोला है, इनकरेक्टली मतलब जिसकी स्पेलिंग गलत हो। तो पहला है मॉनिटर, तो मॉनिटर की ही स्पेलिंग गलत है और ये आपका आंसर है। मॉनिटर की स्पेलिंग क्या होती है, देखो MONI होगा और TOR होगा, क्या होगा लास्ट में, TOR होगा, TOUR नहीं होगा। बाकी सबकी केमिकल की स्पेलिंग सही है, कांस्टेंट लगातार की भी सही है। स्लोप का मतलब ढाल होता है, जैसे मैंने इसे बताया था ना कल कि ऐसे कोई चीज़ हुई तो ये क्या होगा, ढाल होगा, इसको स्लोप कहते हैं। क्लियर। और मॉनिटर वर्ड तो इतने आसान है, सबका मतलब आप लोगों को पता है, मॉनिटर वॉनिटर का भी मतलब पता है, इतने बड़े हो गए हो। कुछ ऐसा है नहीं इसमें जिसमें हम वर्ड मीनिंग समझाएं, ठीक है। अब आ जाओ अपने 8वें क्वेश्चन पर। 8वें क्वेश्चन फिर फिलर का है। देखो, हिज फादर वाज लाइक्ड, सॉरी किल्ड, गलत हो गया, हिज फादर वाज किल्ड, उसके फादर को मतलब उनके फादर मार दिए गए थे, या मतलब उनकी हत्या हो गई थी, मतलब हत्या क्या, मतलब डेथ हो गई थी उनकी। इन अ डैश व्हेन द बॉय वाज 9 ईयर्स ओल्ड, मतलब बच्चा जब 9 साल का था, 9 ईयर्स का था, तभी उसके फादर की डेथ हो गई थी। इन आ मतलब किस में हुई थी, ठीक, किस में हुई थी, डुएल में। डुएल मतलब यही वाला डुएल होगा। ये डुएल क्या होता है, द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब क्या हुआ, जब दो लोग आपस में लड़ते हैं, चाहे पहलवानी कर रहे हो, चाहे तलवार चला रहे हो, चाहे भाला चला रहे हो, कुश्ती लड़ रहे हैं, द्वंद्व होता है दो लोगों में जब टकराव होता है। ड्रूल का मतलब क्या होता है, सलाइवा, लार होती है, ठीक है। छोटे बच्चे होते हैं उनकी लार गिरती रहती है तो वो सलाइवा, उसको ड्रूल कहा जाता है। ये डुअल लिखा है। इस डुअल का मतलब क्या होता है, दोहरा। जैसे आप लोगों का फ़ोन होता है तो कहते हैं ना डुअल सिम है, डुअल सिम है, तो कौन सा वाला डुअल होता है, ये वाला डुअल होता है, ठीक है ना, डुअल सिम। और ये डुअल का मतलब क्या होता है, लिव, कहीं पर निवास करना। जैसे हम कहें कि आई ड्वेल इन लखनऊ, मैं लखनऊ में रहता हूँ। तो इसमें कन्फ्यूजन का ज़्यादा तो था नहीं,
जैसे इसमें और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं था, कन्फ्यूजन किस में था, इन दोनों डुअल में कन्फ्यूजन था। तो ये वाला डबल के लिए लगता है, दोहरा के लिए, और ये क्या होता है, द्वंद्व होता है, जब दो लोग एक दूसरे से मतलब एक एक 1 by 1, जैसे भाला वाला भाला वाले से, तलवार वाला तलवार वाले से, पैदल वाला पैदल वाले से, कुश्ती वाला कुश्ती वाले से लड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ये डुअल कहते हैं। दोनों में फ़र्क समझे रहना, आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। 9 में क्या करना है बेटा, इसमें करना है हमको इम्प्रूवमेंट करना है। इम्प्रूवमेंट के लिए क्या दिया है इन्होंने, ये देखो इतना अंडरलाइन करके दे दिया है। ठीक, तो हमें यहीं पर कंसंट्रेट करना होगा। देखते हैं यहाँ कोई गड़बड़ी है क्या, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लिखा है आफ्टर द कंसर्ट, कंसर्ट का मतलब क्या होगा, कोई प्रोग्राम रहा होगा नाच गाने का, तो उस कंसर्ट के बाद, उस प्रोग्राम के बाद हिज वाइस हैज होर्स, ठीक है ना। अब लिखा है हैज होर्स फ्रॉम चीयरिंग मतलब क्या हुआ, खूब चिल्लाए होंगे, कोई प्रोग्राम हो रहा होगा, खूब चिल्लाए होंगे, तो खूब चिल्लाने के बाद क्या हुआ, ये जो गला है वो गला बैठ गया। होर्स का मतलब क्या होता है, गला बैठ जाना, गला बैठ जाना मतलब क्या हुआ, बाद में फाय फाय आवाज़ निकलती है, कुछ सुनाई नहीं देता है क्या बोल रहे हो। तो अब ये बताओ कि गला बैठ गया, गला बैठ गया में हैज़ लगाओगे कि बिकेम लगाओगे, बोलो। तो हिज थ्रोट बिकेम होर्स मतलब हिज वॉइस बिकेम होर्स, उसकी आवाज़ बैठ गई। अच्छा, बिकेम ना मिले तो क्या लगा सकते हो, वाज लगा सकते हो, क्योंकि वही है जो बिकेम का मतलब होगा वही वाज का मतलब होगा। फिलहाल हैज़ तो नहीं लगेगा, हिज वॉइस हैज़ थ्रोट नहीं, हिज वॉइस बिकेम थ्रू होर्स या हिज वॉइस वाज होर्स। तो देखो क्या मिलता है, तो किसी में बिकेम तो मिल नहीं रहा है, वॉइस के लिए वर लगाएंगे नहीं, ठीक है, और वाइस्ड भी नहीं लगाओगे क्योंकि हिज के साथ नाउन चाहिए, तो हिज वाइस वाज लगाओगे, ठीक है। तो आगे आपका आंसर दूसरा वाला। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो साइनोनिम बताना, यहाँ पे आप फोकस करिएगा हमेशा, साइनोनिम बताना है कि एंटोनिम बताना है, ठीक है। तो यू मस्ट कंसंट्रेट ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। देयर इज नो नीड टू पैनिक नॉट येट, कह रहे हैं कि देयर इज नो नीड टू पैनिक, पैनिक मतलब क्या हुआ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो डरना हो गया ना पैनिक का, तो इसका साइनोनिम फिर डरना ही चाहिए हमको। तो डरने के लिए मोक का मतलब क्या होता है, खिल्ली उड़ाना, उपहास करना, किसी का मजाक उड़ाना। तो इसको एक दूसरा वर्ड लेना चाहो तो लिख लो, डिराइड का मतलब होता है मजाक उड़ाना किसी का। चीयर का मतलब होता है चीयर अप, इसके ठीक पहले वाले में था ना चीयरिंग, चीयरिंग मतलब होता है किसी की अब तारीफ़ कर रहे हो, खूब खुश हो रहे हो, खुशी में चिल्ला रहे हो, खूब चीयर अप कर रहे हो, तालियां बजा रहे हो, वो चीयर अप होता है। ब्लॉक का मतलब जानते ही हो, जिससे आपको बात करने का मन नहीं होता उसका नंबर क्या करते हो, ब्लॉक कर देते हो। तो नंबर ब्लॉक करने का मतलब क्या हुआ, बाधा डालना, रोक देना। फ्राइट का मतलब क्या होता है, फ्राइट मतलब होता है डर, और हम इसी डर की तलाश कर रहे थे, ये हो गया डरना, और यही हो गया हमारा पैनिक का साइनोनिम, तो यही होगा हमारा आंसर भी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में कह रहे हैं कि नो स्पेलिंग एरर, ये 4 सेंटेंस है, इसमें बताना है कोई एक सेंटेंस जिसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ठीक। तो 2 तो सफ़र ही गलत हो गया, मुझे यहाँ से देख के ऐसे ही लग रहा है, ये 2 में सफ़र की स्पेलिंग गलत है। सफ़र की स्पेलिंग होती है SUFFER, ठीक है। तो एक वर्ड और ले लेते हैं, वांटेड ले लेते हैं, तो वांटेड में ये वांटेड भी गलत है, WANTED होता है, डबल टी नहीं होता है। तो 3 तो कट गए, बिना मतलब सेंटेंस पढ़ा भी नहीं। ये एक वाला बचा है जिसमें सारी स्पेलिंग सही है। अगर क्रॉस चेक करना चाहो तो देखो, एंड लगा, ही लगा, वांटेड लगा, टू लगा, सी लगा, हिम लगा, सफ़र लगा, देखो सब एकदम से ठीक ठीक लिखा है। यहाँ तो सी की भी स्पेलिंग गलत हो गई, देखने के लिए लगा हुआ। तो थर्ड वाला आंसर क्यों ना ले लें हम, जब सब कुछ सही ही है। तो आ जाओ नेक्स्ट पे भाई। देखो पता नहीं कौन, ये सब लोग पों अलग से भी लगे रहते हैं यार, पढ़ा रहे हैं इसी में, उनका पता नहीं रास्ते में कुछ होगा, अपना टीटा लगाए पड़े हैं ये भी, कोई बात नहीं, चलो पढ़ो, हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर किस में आ गए हम लोग, 12 में आ गए। तो ये लो अपना क्वेश्चन नंबर 12 ले लो भैया। देखो इसमें क्या है, एरर बतानी है आपको। सेंटेंस पढ़ते हैं, व्हाई इज़ योर फ्रेंड गिविंग, वाई के बाद इज लगा, योर फ्रेंड के बाद गिविंग लगा दिया, योर फ्रेंड सिंगुलर है, इज लगा है, ठीक ही है, गिविंग और किया ING फॉर्म, ठीक है। मी वियर्ड लुक्स मतलब विचित्र, विचित्र मतलब अजीब, स्ट्रेंज ढंग से देखना। जब कोई किसी को अजनबी या एकदम अपरिचितों जैसे देखता है तो उसको कहते हैं वियर्ड लुक्स। तो व्हाई इज योर फ्रेंड गिविंग मी वियर्ड लुक्स, तो इसमें कोई एरर है ही नहीं भाई, नो एरर लगाओ, ठीक है। कोई गलती नहीं है, ज़बरदस्ती मत निकालो, तो ये नो एरर वाला होगा, ठीक है, किसी पोर्शन में गलती नहीं है।
आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें गलती है वहाँ ढूंढो, जिसमें नहीं है वहाँ क्या करोगे। तो ये खाली जगह है, देखो लिखा सी हैड नो डैश ऑफ टेलिंग हिम द ट्रूथ। तो बेटा ये देखो नो जो है ना, नो होता है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव होगा तो इसके बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। ढूंढो, तो इंटेंस क्या होता है, इंटेंस वर्ब होती है, तो ये लगेगा ही नहीं, ठीक है। इंटेंडिंग ये भी नहीं होगा, जिरंड है। इंटेंडेड वर्ब हो गई, नहीं लगेगा। इंटेंशन यही एक नाउन है, तो यही लगेगा। शी हैड नो इंटेंशन ऑफ टेलिंग हिम द ट्रुथ, उसका उनको सच बताने का कोई इरादा नहीं था। नो 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 एडजेक्टिव है, नाउन चाहिए, और इंटेंशन ही इसमें नाउन है, यही सही होगा। क्लियर हो गई ना बात। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 में क्या कह रहे हैं, देखो एक इडियम है, इस इडियम की आपको मीनिंग बतानी है। लिखा है टू मेक वंस माउथ वाटर। टू मेक वंस माउथ वाटर का मतलब ऐसे ही समझ लो जैसे आपको भूख लगी हो और आपको रसगुल्ले दिखाई जाए, मतलब आपको पसंद भी हैं रसगुल्ले, आपकी फेवरेट चीज़, जो कुछ भी आपको पसंद है, आपको भूख लगी है और आपको वो आपकी पसंद की चीज़ दिखाई दे जाए तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। पानी तो नहीं भूख लगी होती तब भी आ जाता है, खैर। तो मुंह में पानी आना, ये जो लिखा है ना मेक वंस माउथ वाटर, इसका मतलब था मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आने का अब यहाँ मतलब निकालो, देखो कौन सा। टू मेक फेसेज मतलब मुंह बनाना, तरह तरह का, मुंह चिढ़ाना तो होगा नहीं। टू फील नो पेन, दर्द न महसूस करना, अरे यार यह कहाँ होगा। फील हंग्री, हाँ ये हो सकता है फील हंग्री, क्योंकि ट्रेम्बल विथ फियर, डर से कांपना होगा नहीं। तो मुंह में पानी आना मतलब क्या हुआ, भूख महसूस करना, ठीक है। कोई चीज़ देखते हो मुंह में पानी आ जाता है, तो नहीं लगी रहती है ना, तब भी लग जाती है, तो वही है भूख महसूस करना। आगे आ जाओ, अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में क्या कह रहे हैं कि आपको एंटोनीम बताना है। किसका एंटोनीम, ये मिसअंडरस्टैंड है। मिसअंडरस्टैंड का मतलब क्या हो, आपको कुछ गलत फहमी हो रही है, आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, या फिर आप उस वर्ड को गलत समझ रहे हो, तो एंटोनीम बताना है। तो मिसअंडरस्टैंड मतलब गलत समझना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड, सही समझना। अब सही समझने के लिए एक इम्पॉसिबल दिया है, इसका कोई मतलब यहाँ नहीं है। डिलेट का मतलब क्या हुआ, देर होना, ये भी कोई लेना देना नहीं। कंप्रीहेंड का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड। कंप्रीहेंड का मतलब क्या हुआ, अंडरस्टैंड। कंप्रीहेंशन होता है ना, तो उसमें क्या करते हैं, हम पैसेज पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें उस पैसेज की मीनिंग समझ में आई या नहीं आई, तो अंडरस्टैंड होता है। स्लगिश, ये भी बहुत बार आ चुका है 2023 में। स्लगिश का मतलब क्या होता है, लेजी, सुस्त टाइप का आदमी होता है, आलसी, तो इसका कोई मतलब नहीं है, यही कॉम्प्रीहेंड होगा। क्लियर। आगे आ जाओ, आपके क्वेश्चन नंबर 16 में आ गए हम लोग। तो 16 में क्या कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट बतानी है। ये यहाँ से लेकर के ब्रैकेटेड है और यहाँ तक ब्रैकेटेड है। अगर कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो करो। तो चलो देखते हैं क्या कोई गुंजाइश है क्या। दिस लुक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस सिंगुलर है तो लुक्स भी सिंगुलर लगा हुआ है, दिस सिंगुलर लुक्स भी सिंगुलर, ठीक है, कोई गलती नहीं है। दिस लुक्स लाइक, लुक्स के बाद लाइक लगाए भी ठीक है। दिस लुक्स लाइक वन ऑफ दोज वेलकम सोशल समन्स। ओ हो, वन ऑफ दोज, अभी थोड़ी देर पहले यही बात की थी मैंने ना, वन ऑफ लगाओगे तो प्लूरल लगाओगे, और ये वन ऑफ के बाद दोज भी लगा दिए हो। दोज लगाने का मतलब वेलकम सोशल समन्स। समन्स को क्या करना चाहिए हमको, ये समन्स को हमें प्लूरल रखना चाहिए। विच कॉल अपॉन अ मैन, यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विच कॉल अपॉन अ मैन, कॉल अपॉन ठीक है अपनी जगह पे। और लिखा आइदर टू बी बोर्ड और टू डाई, ये मतलब इधर कोई मतलब नहीं है, आपको यही देखना है। पहले तो आपको यहाँ पे जो ये समन्स है, समन्स ऐसे प्लूरल, ये तो सिंगुलर है ना। देखो मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करके दिखाता हूँ। जो समन वर्ड होता है SUMMONS, ये क्या है, ये सिंगुलर है। इसका प्लूरल क्या होता है जानते हैं, SUMMONSES, समनसेज होगा, तो ये प्लूरल होगा। तो वन ऑफ दोज लगा है तो आपको तो समनसेज ढूंढना पड़ेगा। समनसेज में देखो ये समन से सिंगुलर हो जाएगा, लगेगा ही नहीं। ये समन, ये नाउन ही नहीं होगा, तब समन तो वर्ब का काम करने लगती है, तो ये गलत हो जाएगा। यही एक जगह समनसेज लिखा हुआ है, ये हमारा आंसर हो गया। कहानी खत्म, एक जगह से एक वर्ड में गड़बड़ था, उसी से काम बन गया और नो सब्स्टिट्यूशन होना नहीं था। तो ठीक है, आगे आ जाओ। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 में खाली जगह दी हुई है, यहाँ कौन सा वर्ड लगेगा, इसके लिए आप एक बार पढ़ो इसको।
देखो क्या लिखा है कि ईच बैंड इज नोन अक्रॉस अ वाइड एरिया। ईच बैंड में तो प्रत्येक बैंड को जाना जा रहा है अक्रॉस अ वाइड एरिया। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑल रेजिडेंट्स ऑफ अ गिवन रीजन, क्योंकि जितने रेजिडेंट्स होते हैं, जितने निवासी होते हैं किसी भी गिवन रीजन के, आर टिपिकली टाइड टू वन एनदर। ठीक है, तो वो एक दूसरे से क्या होते हैं, टाइड, बंधे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। आगे लिखा है थ्रू अ लार्ज डैश ऑफ किनशिप एंड रेसिप्रोसिटी। तो किनशिप का मतलब क्या होता है, नातेदारी, नातेदारी। रिलेशन क्या होता है, भाई, देखो फैमिली वाले हो गए तो रिश्तेदारी हो गई, ठीक है, वो रिलेशन में आ जाते हैं। जैसे चाचा हैं, ठीक है, चाचा, भाई, चचेरे भाई, बुआ, ये सब लोग क्या होते हैं, ये रिलेटिव होते हैं। और जो ससुराल वाले होते हैं, ब्लड रिलेशन तो है नहीं, फैमिली के तो है नहीं, वो क्या होते हैं, किनशिप में आते हैं, वो नातेदारी होती है। देखो ब्लड रिलेशन रिलेशनशिप में आता है और मैरिज रिलेशन किस में आता है, किनशिप्स में आते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जितने भी तरह के बंधन होते हैं वो सब मतलब एक रीजन में, एक एरिया में सब क्लोजली रिलेटेड होते हैं किसी ना किसी किनशिप के जरिए या रेसिप्रोसिटी के, मतलब रेसिप्रोसिटी मतलब होता है रेसिप्रोकल से बना हुआ, पारस्परिक संबंधों से एक दूसरे से बने होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो ये क्या होता है, थ्रू अ लार्ज डैश ऑफ किनशिप, एक मतलब रिश्तेदारी, नातेदारी के एक बहुत बड़े जाल आ गया ना, एक बहुत बड़े जाल में ये सब लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो रिश्तेदारी और नातेदारी के बहुत बड़े वेरिएशन में बिल्कुल नहीं, नेटवर्क में हाँ ये नेटवर्क होता है, रिश्तेदारी और नातेदारी का एक बड़ा सा नेटवर्क होता है, हम सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो नेटवर्क लगाओगे, यहाँ क्लैश और मैस से कोई लेना देना नहीं है। तो ठीक है, आगे आ जाओ। तो हम लोग पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। तो 18 क्या कह रहा है जी, देखो इन्होंने कहा कि मीन्स द सेम, मीन्स द सेम मतलब साइनोनिम बताता है। अब ये देखो वेज का मतलब क्या होता है, वेज का मतलब होता है सैलरी। सैलरी आपकी जो इनकम है, समझ गए ना, ये आपका वेतन, आपकी जो कमाई है, जो आपकी अर्निंग है, वेज वही होता है। ठीक, अब साइकोफेंट का मतलब क्या होता है, देखो साइकोफेंट मतलब होता है फ्लैटरर, TTERER। फ्लैटरर कौन होता है, चापलूस। चापलूस क्या होगा, अपना काम निकालने के लिए आपकी झूठी तारीफ करेगा, ये फ्लैटरर होते हैं। साइकोफेंट, फ्लैटरर, चापलूस होते हैं। इमोलूमेंट का मतलब क्या होता है, वेतन होता है, आपकी सैलरी होती है। तो आंसर तो यही था ना, वेज मतलब वेतन हो गया, तो उसका साइनोनिम क्या होगा, इमोलूमेंट होगा। ये आपका वेतन हो गया, आपकी सैलरी हो गई। ठीक है, और जैकपॉट क्या होता है, जैकपॉट मतलब किसी कंपटीशन में या कहीं लॉटरी में आपको जो मतलब इनाम में बहुत सारा पैसा जब इनाम में मिल जाता है, प्राइज मनी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, क्या हो गया, प्राइज मनी। कहीं KBC वगैरह में देखो होता है ना जैकपॉट, आप जीत गए तो आपको इतना पैसे का इनाम मिलता है, जैकपॉट होता है वो। जोकुलर का मतलब होता है बहुत ही चीयरफुल, बहुत ही खुश मिजाज आदमी होता है, हमेशा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, खुद भी हंसता है, दूसरों को भी हंसाता रहता है, वो जोकुलर होता है। आंसर आपको मिल गया होगा आई थिंक, कौन सा बताया था मैं, वेज का साइनोनियम क्या होगा, इमोल्यूमेंट होता है। वर्ड्स पे ध्यान रखना, आज जैकपॉट ऑप्शन में है, हो सकता है किसी दिन क्वेश्चन में भी हो जाए। आज केवल ऐसे ही ऑप्शन बढ़ाने के लिए है, किसी दिन आंसर भी हो सकता है। ये जोकुलर को भी ध्यान रखो, साइकोफेंट को भी ध्यान रखो, SSC के फेवरेट वर्ड्स हैं ये, इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो आ जाओ, ये रहा आपका 19। क्या बताना है, इडियम और फ्रेज दिया हुआ है इसमें। तो चलो आ जाओ देखें क्या है इडियम फ्रेज में। इसमें भाई लिखा है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब एक पौधा है, सपोज करो आपके यहाँ गमले में एक पौधा है और उस पौधे में रोज़ नई नई पत्तियाँ आ रही हैं, रोज़ नई नई पत्तियाँ आ रही हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आप एक बिजनेस कर रहे हैं और रोज़ आपको एक नई लीफ लगती है आपके पौधे में। तो इसका मतलब रोज़ आप नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं, रोज़ नए नए ट्रिक्स, नए नए प्लान्स, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं। तो या ये कह सकते हो एक नई शुरुआत हो रही है, तो वो होगी। तो लिखा है टू हैव एन इंक्लाइनेशन टूवर्ड्स गार्डनिंग। भाई यहाँ माली वाली का या गार्डनिंग से कोई मतलब नहीं है, पत्ते या पौधे का मतलब इससे नहीं होगा। टू टर्न योर बैक ऑन समवन, किसी की ओर पीठ मोड़ लेना, बिल्कुल नहीं है। टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट, ए नई शुरुआत करना। जब नए पत्ते आते हैं, सपोज करो कोई पौधा मुरझा गया है, नया पत्ता आता है तो एक नई शुरुआत होगी। छोटा पौधा है, उसमें नए नए पत्ते आ रहे हैं, तो मतलब रोज़ नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं। ठीक है, टू रिप्लाई ब्रेजनली, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट, मैंने क्या बताया था
कि एक रोज़ नए नए आइडियाज़ आना। तो टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब ये भी होता है कि जब आप रोज़ नए नए पत्ते, आपके दिमाग में रोज़ नए नए आइडियाज़ आते हैं, किसी पौधे में रोज़ नए नए पत्ते लगते हैं तो नए नए आइडियाज़ आना होता है। अच्छा, ये भी हो जाएगा। और टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब ये भी हो जाएगा कि कोई पेड़ सूख गया है, मुरझा गया है, उसमें एक नई पत्ती निकलती है, तो मतलब एक फ्रेश स्टार्ट, एक नया स्टार्ट, फिर से उसमें नवजीवन शुरू हो गया है। तो दोनों सेंस आ जाएगा इसका। तो इसमें फ़िलहाल इन चारों में वही सबसे सुटेबल है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन नंबर होगा क्या? 20 होगा। तो चलो देखो यहाँ आ जाओ। तो शुरुआत में मैंने एक बात बोली थी, जब कैन के साथ क्या लगा था, कैन के साथ लेफ्ट लगा हुआ था, तो मैंने कहा था भाई कैन मॉडल वर्ब इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसी समय मैंने आप लोगों को यूज्ड टू के बारे में बताया था कि यूज्ड टू भी एक मॉडल वर्ब है, ठीक है, और इसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। हाँ, अगर इस यूज टू के पहले इज, एम, आर, वाज, वर वगैरह लगा दोगे तब इस टू के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, क्योंकि तब ये मॉडल वर्ब नहीं फ्रेज हो जाती है। अभी फ़िलहाल ये सीधे सीधे सब्जेक्ट के बाद लगी है, आई लगा है, आई के बाद यूज टू, इसका मतलब ये मॉडल वर्ब हो गई। तो प्लेड का क्या होना चाहिए? फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए प्ले। आई यूज्ड टू प्ले, तो ये रहा आई यूज्ड टू प्ले, पहला वाला ऑप्शन हो गया। और यूज टू होगा ही नहीं, टू के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती ही नहीं। आई यूज्ड टू प्लेइंग तब लगता है जब यूज्ड टू के पहले इज, एम, आर, वाज, वर होता। तो देखो ये पॉसिबल तो थी यूज्ड टू के बाद वर्ब की एनजी फॉर्म, लेकिन फिर मैंने अभी बताया कि अगर आप यूज्ड टू के पहले इज, एम, आर, वाज, वर लगा देंगे तो यूज्ड टू के बाद आईएनजी फॉर्म लगेगी, और सीधे सब्जेक्ट के बाद अगर यूज्ड टू लगाते हैं तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नोट कर लीजिएगा इसको, आपका पहला ऑप्शन सही होगा। आगे आओ क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो 21 में क्या है देखो, अब ये वही वाली कहानी है। 21 से लेकर के 25 तक में आपको 5 फिलर मिलेंगे, 3 यहाँ हो गए, 1 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया। इसकी जगह पर कौन सा वर्ड भरा जाएगा देखो नीचे ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको हम डिलीट करते हैं और उसके बाद एक बार पढ़ा जाए। लिखा है टू मार्क द 25th एनिवर्सरी ऑफ द रन, ठीक है, कोई रन है उसकी मतलब 25वीं एनिवर्सरी याद करनी है, टू मार्क करनी है। आगे लिखा है डैश रॉयल कैनेडियन मिंट, तो जो रॉयल कैनेडियन मिंट है उसने अनवेल, अनवेल का मतलब होता है अनावरण करना, अनावरण करना या फिर जारी करना, उद्घाटन कह सकते हो ना, उसका उद्घाटन किया, शुरुआत किया। क्या किया? शुरुआत। $1 कोमेमोरेटिव सर्कुलेशन कॉइन, तो कोमेमोरेटिव मतलब यादगार में, सर्कुलेशन कॉइन एक सिक्का उन्होंने जारी किया, कितने का था? $1, $1 का एक स्मृति चिन्ह, एक यादगार का सिक्का उन लोगों ने जारी किया। आगे लिखा है डैश मंडे, तो मंडे का मतलब क्या हुआ? इन्होंने दिन बताया, तो यहाँ क्या लगाओगे? ऑन मंडे लगाओगे। ऑन मंडे ऑन द कैंपस ऑफ साइमन फ्रेशर यूनिवर्सिटी, ठीक है, साइमन फ्रेशर यूनिवर्सिटी के कैंपस में। आगे लिखा है कि फॉक्स वाज डैश अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो फॉक्स उस समय अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थे। तो अंडर ग्रेजुएट, देखो अंडर ग्रेजुएट के बाद हमें आर्टिकल लगाना होगा आया एन। अब चूँकि अंडर में वावेल आ रहा है तो यहाँ क्या लगाओगे? एन, अंडर ग्रेजुएट। ये पक्का हो गया, फिक्स है, वही लगेगा और कुछ लगेगा नहीं। और ये फुटबॉल प्लेयर थे एट SFU व्हेन, जब मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब देखो मैलिग्नेंट वर्ड होता है जो नुकसानदायक होता है, शरीर के लिए खतरनाक होता है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब एक समझ लो कि वो कैंसर टाइप का हो जाएगा। जब कोई गांठ खतरनाक हो जाती है तो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, तो ये खतरनाक हो गई, मतलब कैंसर हो गया। वाज डिस्कवर्ड इन हिज राइट लेग, उनके दाहिने पैर में, दाहिनी टांग में एक मैलिग्नेंट ट्यूमर का पता चला 1977 में। इट रिजल्टेड इन डैश, इसका परिणाम ये हुआ, परिणाम क्या होगा? या तो खेलने नहीं दिया गया होगा उनको, या पैर काट दिया गया होगा, कुछ इस तरह का नतीजा हुआ है। रिजल्ट यहाँ लगाओगे। अब ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ फॉक्स, तो ये फॉक्स जो खिलाड़ी थे उन्हीं की बात हो रही है, ऊपर भी इनका जिक्र आ चुका है ना, यहाँ पे ये फॉक्स की बात आ रही। तो अब ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ फॉक्स, फॉक्स की एक ब्रांच की मतलब क्या हुआ? कांसे की एक प्रतिमा लगाई जा रही है। वन ऑफ मेनी सच ट्रिब्यूट्स अक्रॉस द कनाडा, पूरे कनाडा में उनको ऐसे ही बहुत सारे ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि दी गई। तो एक यहाँ भी लग रही थी, कैसी थी? कांसे की एक प्रतिमा लग रही थी। लुक्स ओवर द एकेडमिक क्वाड्रेंगल, क्वाड्रेंगल मतलब क्वाड्रा क्या होता है भैया? क्वाड्रा 4 के लिए लगता है एंगल, तो क्वाड्रेंगल क्या होगा? ये जिसमें 4 कोण होते हैं उसको कहते हैं। बाकी ज़्यादा मैथ वाले सर क्या यार, तुम लोग भी तो क्वाड्रेंगल जानते होगे क्या होगा।
क्वाड्रेंगल ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है। आगे लिखा है जस्ट अ शॉर्ट स्ट्रोल, थोड़ा सा पैदल चलिए फ्रॉम द थिएटर, मतलब थिएटर से थोड़ा सा पैदल चलिए तो यहाँ पहुँच जाएंगे। वेयर मंडेज डैश वाज हेल्ड, जहाँ मंडे का सोमवार का डैश वाज हेल्ड, तो यहाँ क्या होगा, कुछ प्रोग्राम होगा जो मंडे का प्रोग्राम जहाँ पर आयोजित किया गया था जिस थिएटर में, वहाँ से थोड़ा सा पैदल चलेंगे तो वहीं पर इनकी ये स्टैचू लगी हुई है, ठीक है ना। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे भरते हैं, पहले वाले से शुरू करते हैं। तो पहला फिलर क्या होगा, पूरी कहानी समझ में आ गया। टू मार्क द 25th एनिवर्सरी ऑफ द रन डैश, इन्होंने कहा रॉयल कैनेडियन मिंट ने अनवील्ड अ $1 कोमेमोरेटिव सर्कुलेशन क्वाइन। तो अब यहाँ क्या लगाओगे, ये डेफिनिट बॉडी है ना रॉयल कैनेडियन मिंट, तो ये डेफिनिट बॉडी है तो यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग, दा लगाएंगे। दा लगाएंगे तो आ और इनका तो और प्रीपोजिशन का तो कोई मतलब नहीं है, आदा की बात थी तो यहाँ पे क्या लगेगा, डेफिनिट है, फिक्स है। रॉयल कैनेडियन मिंट कोई अननोन या कोई अपरिचित चीज़ नहीं है, परिचित है ना, सीधे लिखा है रॉयल कैनेडियन मिंट, तो इसमें दा लगेगा क्योंकि डेफिनेट चीज़ के लिए लगा रहे हो। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट पे, तो ये रहा आपका नेक्स्ट फिलर नंबर 2। फिलर नंबर 2 में यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो ये मैंने बताया था कि मंडे को जारी किया गया। मंडे मतलब क्या हुआ, दिन का नाम है तो इसके पहले ऑन लगाओगे और किसी चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। अब आओ अपने थर्ड वाले पे, तो देखो थर्ड वाले में क्या करें यहाँ पे, तो फॉक्स वाज डैश अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, स्टूडेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो यहाँ आपको आ एन में से कुछ लगाना होगा, चूँकि यहाँ अंडर में आ रहा है पहले इसलिए यहाँ पर एन आएगा, तो एन लगा लो, ये दिया हुआ है एन, ठीक है। और किसी के बारे में सोचना भी मत, कोई ज़रूरत नहीं, दा लगेगा नहीं क्योंकि अभी पहली बार आया है ना, इसलिए एन लगाओ सीधे सीधे। अब आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हमारा चौथा वाला फिलर है नंबर 4 का, यहाँ पे हमको भरना है इन डैश, इट रिजल्टेड इन डैश, इसका परिणाम क्या हुआ। देखो उनके दाहिने पैर में मेलाइन ट्यूमर हो गया था तो उसमें पैर काटना उठना पड़ता है, यही बात होती है। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या हुआ, कोई नई चीज़ लगाई गई, तो अब वो उसमें ट्यूमर था तो कोई नई चीज़ तो यहाँ लगा ही नहीं सकती, इम्प्लांट नहीं होगा वहाँ पे। वेसोडिलेशन क्या होता है, देखो ये एक मेडिकल टर्म है भाई, वेसोडिलेशन क्या होता है, एक मेडिकल टर्म है। इसमें क्या होता है, जैसे आपकी जो खून की नलियाँ हैं, मतलब जो वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं और वेन्स हैं, कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब इनको चौड़ा कर दिया जाता है, तो जब आपकी वेन्स, जब आपकी आर्टरीज, जब आपकी वेसल्स चौड़ी हो जाती हैं ताकि आपका ब्लड प्रेशर कम हो। देखो ये जितना पतली रहेंगी ब्लड प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, जितना ये ज़्यादा चौड़ी होंगी उतना ब्लड प्रेशर कम होगा। तो उसी को ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए कुछ ऐसी दवा दी जाती है कि आपकी जो नसें हों थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं, ये वाली प्रक्रिया हो गई। फिलहाल यहाँ आंसर नहीं, मैंने मतलब बता दिया। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के टुकड़े टुकड़े करना, तो यहाँ टुकड़े भी नहीं हो रहा है, ये एम्प्यूटेशन होता है। तो एम्प्यूटेशन में देखो एक वर्ड देखो, एम्प्यूटेट, AMPUTATE, ठीक है। तो एम्प्यूटेट का मतलब होता है जब शरीर में कोई शरीर का बॉडी का कोई पार्ट खराब हो जाता है या उसमें सड़न आ जाती है या कुछ इस तरह का हो जाता है तो डॉक्टर उसको काट के निकाल देते हैं। जैसे अपेंडिक्स है तो डॉक्टर काट के निकाल देंगे, गाल ब्लडर में स्टोन हो जाता है डॉक्टर गाल ब्लडर को ही निकाल देते हैं, तो इसी को एम्प्यूटेशन कहा जाता है। तो ये हो जाएगा एम्प्यूटेशन, क्योंकि उनके पैर में क्या हुआ था, ट्यूमर हो गया था तो डॉक्टरों ने वो काट के निकाल दिया, तो एम्प्यूटेशन लगेगा यहाँ पे, मोस्ट सुटेबल यही है। अब एक आखिरी फिलर और कर लो 5वें नंबर पर, तो यहाँ क्या होगा, मदर्स डे। आप आगे बताओ यहाँ क्या होगा। मदर, यहाँ लिखा है ना मंडेज डैश, जहाँ पे सारा प्रोग्राम वाज हेल्ड, तो मंडे का प्रोग्राम क्या हुआ था बताओ, काउंटरवेलिंग। काउंटरवेल का मतलब होता है प्रतिकार, प्रतिकार का मतलब क्या हुआ, आपने मुझे एक थप्पड़ मारा, मैं पलट के आपको 2 थप्पड़ मारूंगा, ये प्रतिकार होगा, तो यहाँ ये काम यही नहीं है। अनवेलिंग का मतलब क्या होता है, अनावरण। अनवेल का मतलब क्या होता है, अनावरण। अनावरण का मतलब वही है, उनकी प्रतिमा लगी होगी, उनकी स्टैचू लगी होगी, उसको एक मतलब तिरपाल वगैरह से या कपड़े से ढका रखते हैं, जिस दिन उद्घाटन करना होता है फीता काटते हैं और वो कपड़ा हटा देते हैं, उसी को अनवेलिंग कहते हैं, एक तरह से उद्घाटन कह लो। तो ये अनवेलिंग प्रोग्राम ही तो रहा होगा ना मंडे वाला जो थिएटर में हुआ था। तो वेयर मंडेज डैश वाज हेल्ड, तो अनवेलिंग मतलब अनावरण प्रोग्राम रखा गया रहा होगा, ये अभी तो मुझे मोस्ट सुटेबल यही लग रहा है। रिकाउंसिलिंग का मतलब सुलह हो जाना, मान लो 2 लोगों में झगड़ा वगड़ा हुई है, मनमुटा हुआ है, बोलचाल बंद है, उन दोनों में सुलह हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिकाउंसिल। फिलहाल यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वेलिंग का मतलब क्या हुआ, आवरण।
वेल का मतलब ढक देना, कवर कर देना। कोई चीज़ ओपन हो उसको ढक दोगे तो क्या हुआ, कवर कर दिया। तो ये तो उद्घाटन हो रहा है ना, अनावरण हो रहा है, तो वेलिंग नहीं होगा, क्या होगा, अनवेलिंग होगा। तो इस तरह से हमारे ये देखो 25 क्वेश्चन हो गए। आज सेट कौन सा था, 5th सेट था। तो 125 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। धीरे धीरे ऐसे ही हम लोग करते चलेंगे। जैसे CGL ख़त्म होगा, CHSL ख़त्म हो गया, 48 से इसके पहले MTS के ख़त्म हो गए, वैसे धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो जाएंगे। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास काफ़ी दिन है, आपके एग्ज़ाम के पहले मैं सारा ये फिनिश कर दूंगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप लोग अपनी राय दीजिएगा, आपको सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो आगे बढ़ाओ, ठीक है। और आप लोग रोज़ तो पाते ही रहेंगे एक से ये सब चीज़ें। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। टेलीग्राम चैनल पे आप हमारे सदस्य मेंबर बन जाइए परिवार का, तो आपको रोज़ मिलता रहेगा, ठीक है। तो बस इन्हीं सब शब्दों के साथ अपना आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। फिर मिलेंगे कल के सेशन में हम लोग। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।